वेलकम डियर स्टूडेंट। मैं आपको ना इस वीडियो में क्लास 7 का पिछले साल का ना मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर करवा रहा हूँ, आंसर के साथ करवा रहा हूँ। देखिए, एक बात आपको बता दूं, ये जो पेपर मैं आपको करवाता हूँ ना पिछले साल के, ये प्रैक्टिस के लिए होते हैं और आपको ताकि पता लग सके कि पेपर कैसा रहेगा। और मैंने आपको सैंपल पेपर की वीडियो भी प्रोवाइड की है, हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग, तो आप वो भी देख लेना। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम पिछले साल का पेपर कर रहे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का है। ये नहीं कि सिर्फ मॉर्निंग वाले से प्रैक्टिस करेंगे, इवनिंग वाले भी करेंगे। ऐसे ही अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा ना, आपके बहुत सारे लाइक आए, तो मैं जल्दी आपके लिए इवनिंग वाला भी पेपर प्रैक्टिस करवा दूंगा। और आपको और क्या करना है, देखो, आप अगर बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं ना, तो 2-3 साल पहले के जो जितने भी पेपर है मिड टर्म के, वो सारे कर लेना। और वीडियो कैसे सर्च करोगे, आप क्लास लिख के, जैसे आपकी क्लास 7th है, ये लिखा, फिर लिखे आपने साइंस लिख दिया, मिड टर्म का है तो मिड टर्म लिख दोगे, क्योंकि पुराने पेपर में से काफी क्वेश्चन आ रहे थे मिड टर्म। अब 2024 का देख रहे हो तो 2024 लिख दिया। फिर आप चैनल का नाम लिख दोगे ASC स्टार्टर, ताकि आपको आराम से मिल जाए। और पेपर के बाद फिर आंसर की लिखोगे तो आंसर की वाली भी वीडियो मिल जाएगी। समझ में आ गई? अब फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके कितने नंबर बनते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए स्क्रीन पर। ये हिंदी में लिखा है कि मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, सत्य असत्य। पहला क्वेश्चन देख लो, ये ट्रू या फोर्स बताना है। और इंग्लिश में लिखा है, आप बताइए क्या डाइजेशन जो होता है स्टार्च का, वो स्टमक में होता है स्टार्ट? नहीं ना, वो हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है ना, तो बोलोगे फॉल्स है। आंसर देख सकते हो, फॉल्स है। क्लियर हो गया? अब सेकंड क्वेश्चन बताओ जल्दी से। ये कह रहा है कि कच्चे आम में प्रचुर मात्रा में अम्ल पाया जाता है। बताओ, जो कच्चा आम होता है, क्या उसमें बहुत ज्यादा एसिड होता है? क्या वो बहुत ज्यादा खट्टा होता है? बताओ। जो अनराइप मैंगो होता है उसमें कंटेन होता है एसिड। आपको ना पता होना चाहिए एसिड क्या होते हैं। एसिड जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। ये जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस में कर रहे हैं ना, हो सकता है लॉन्ग में आ जाए, और इनमें से कुछ क्वेश्चन बन के आ जाए, जैसे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तब है प्रैक्टिस करने का फायदा पुराने पेपर का, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो एसिड पूछ रहा है, तो आप बता दोगे एसिड, बोलोगे स्वाद में खट्टे होते हैं। अब ये बताओ ट्रू या फॉल्स है, आप बोलोगे ट्रू है, क्योंकि जो खट्टा होता है ना वो एसिड होता है, और जो कड़वा होता है वो बेस होता है। जो खट्टा होता है वो अम्ल होता है, जो कड़वा होता है वो क्या होता है? जो कड़वा होता है वो क्षारक होता है। क्षारक, क्षारक यानी कि बेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है समय का मूल मात्र सेकंड है। आप मुझे बताओ, क्या जो टाइम होता है उसकी जो ऐसा यूनिट होती है जो टाइम को मापते हैं, वो सेकंड में मापते हैं? आप बोलोगे हाँ, टाइम को जो है ना हम सेकंड में मापते हैं, उसकी ऐसा यूनिट सेकंड होती है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे टाइम का दे दिया ना, सुन रहे हो मेरी बात? यहाँ समय का दे दिया, समय का ऐसे मात्रक सेकंड बोला है। ठीक है, टाइम का, टाइम की जो ऐसे यूनिट है वो क्या बोली है? सेकंड बोली है। हो सकता है आपके एग्जाम में स्पीड की ऐसा यूनिट पूछ ले। स्पीड यानी कि हिंदी में चाल होता है, तो चाल का ऐसे मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, इसको फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो ऐसे, मीटर पर सेकंड। देखो ध्यान से अगर आप समझोगे ना, तब फायदा है। हिंदी में मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं, मीटर प्रति सेकंड। देखो, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरा मकसद खाली प्रैक्टिस नहीं करवाना, आपके अच्छा नंबर दिलवाना भी है। तो ये जो लाइन होती है ना, इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1। कई बच्चों को पता नहीं होता, ये जो -1 है ना, इसका मतलब होता है m/s, और इसको हम m प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। देख लो कैसे कैसे लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से दे रहे हो ना वीडियो में ध्यान, तो सच में आपको बड़ा फायदा होगा। ठीक है, जो स्पीड है ना, समझ में आ गया इसका फॉर्मूला। और अगर आपसे बोलेगा डिस्टेंस की ऐसा यूनिट बताओ, देखो डिस्टेंस यानी कि होता है दूरी। दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। देखो, मैं आपको एक एक चीज डीपली बता रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज ध्यान से सुनना, नहीं तो सारी मेहनत खराब चली जाती है। मुझे बड़ा दुख होता है, ठीक है, अगर बच्चे ध्यान नहीं देते तो। ठीक है, डिस्टेंस की ऐसे मीटर है। अगर आपसे पूछेगा ना, मैं एक्स्ट्रा भी जो जो मन में आता रहेगा बताता रहूंगा, मुझे पूरी बुक्स पता है। ठीक है, स्पीडोमीटर क्या करता है? इसे बोलते हैं हिंदी में चाल मापी। तो अगर कोई पूछेगा चाल मापी क्या करता है, बोलोगे चाल मापता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा ओडोमीटर क्या है, देखो ओडोमीटर एग्जाम में ओडोमीटर भी लिख देगा, या हिंदी में पथमापी भी लिख देगा। हिंदी में ना कई बार ओडोमीटर भी लिख देता है। और जो बच्चे हिंदी मीडियम है ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इंग्लिश में भी ध्यान दें, क्योंकि आगे जाके आपको इंग्लिश में ही करना होगा। अगर आप बहुत अच्छा आगे कुछ बनना चाहते हैं ना, तो इंग्लिश आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, ओडोमापी लिख दिया मैंने, ओडोमीटर लिखना था, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो, थोड़ा बहुत बीच में एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, थोड़ी हंसी आ जानी चाहिए। ठीक है, थोड़ी पढ़ाई अच्छी और हो जाती है, मजा आ जाता है ना। तो ओडोमीटर होगा। क्लियर हो गया यहाँ पर?
चलो आपको सर आप तो पूरे उसी में लग गए। चलो अब ये देखो यहाँ पर क्या बोला है। मैंने पहले बोला कि जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ एक्स्ट्रा भी साथ से चलेंगे। ये कह रहा है रियल इमेज जो होती है ना, ये कह रहा है स्क्रीन पर नहीं ले जा सकते। देखो हिंदी में यहाँ पर बोल रहा है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, उसे हम पर्दे पर नहीं दिखा सकते। तो आपको ना ये पता होना चाहिए, दो प्रकार की इमेज होती है। देखो दो प्रकार की इमेज होती है, मैं आपको बता दूं। एक होती है रियल इमेज। अच्छा ये बताओ ये ट्रू है फॉल्स है, ये बताओ पहले। इसने बोला कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर नहीं ले जा सकते, सत्य है सत्य है। इंग्लिश में है कि ये कह रहा है जो रियल इमेज है ना उसको हम स्क्रीन पर नहीं ले जा सकते, ट्रू है फॉल्स है। आप बोलोगे सर ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि रियल इमेज को हम पर्दे पर ले जा सकते हैं। देखो दो प्रकार की इमेज होती है, एक रियल इमेज होती है, दूसरी वर्चुअल इमेज होती है। मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कुछ क्वेश्चन आ गए तो आपको फायदा होगा वीडियो का, ठीक है। एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। रियल को क्या बोलते हैं, वास्तविक, और वर्चुअल को क्या बोलते हैं, आभासी, ठीक है। रियल और वर्चुअल, वास्तविक और आभासी, इसको पर्दे पर दिखा सकते हैं, ठीक है, इसको स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, ठीक है, इसको नो, इसको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, ठीक है, समझ में आ गई। और आपने मिरर पढ़े थे बच्चों, मिरर, मिरर यानी कि दर्पण पढ़ा था ना। तो मिरर दो प्रकार के हैं आपके में, एक है प्लेन मिरर, प्लेन यानी कि समतल, दूसरा होता है स्पेरिकल, हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण। देखिए जिसमें अपनी शक्ल देखते हैं ना वो प्लेन मिरर होता है। आपको सर इसमें भी तो देख सकते हैं शक्ल, नॉर्मली मतलब जो घरों में लगे होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, प्लेन मिरर है ना। और स्पेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन केव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। हिंदी में अवतल और उत्तल होता है, ठीक है। तो जो कॉनकेव होता है ना उसके बाहर रंग होता है, ये याद रखना, और जो कॉन्वेक्स होता है उसके अंदर रंग होता है, ये याद रखना, ठीक है, समझ में आ गई। अब कॉनकेव से चीज को बड़ा करके देख सकते हैं। जैसे पूछ लेगा कि इसके क्या फायदे हैं, जैसे बोलोगे डॉक्टर होता है ना, डेंटिस्ट, वो दांत के अगर कीड़ा है तो उसको देखने के लिए यूज करता है। और ये जो कॉन्वेक्स होता है ना, CONVEX है, CONVEX, ठीक है। तो ये जो है ना इससे चीज छोटी हो जाती है। अब जैसे मान लो कोई गाड़ी हम चला रहे हैं तो पीछे की गाड़ी को देखना ना, तो कॉन्वेक्स का यूज किया जाता है, समझ में आ गई। क्योंकि आपको इसके आसपास की चीजें पता होनी चाहिए। और इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जैसे कोई बच्चा B4 बॉल लिख रहा है, वो बोल रहा है अगर इसे हम शीशे में देख रहे हैं तो ये कैसे इसकी शेप बनेगी। तो आप देखो बोलोगे जो शीशे के पास में हिस्सा है वो शीशे के पास में ही आएगा, जो दूर है वो दूर आएगा, तो इस तरह से भी ऐसे बन जाएगा। अगर आपने मेरा ये रूल याद कर लिया ना कि जो शीशे के पास में हिस्सा वो पहले, जो बाद में वो बाद में, तो आप कभी भी गलत नहीं बनाओगे। जैसे आप बताओ ओ कैसे बनाएंगे, आपको सर वाह आप बड़े तेज हो सर, ओ तो सेम ही बनेगा, हाँ या ना, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट, ये देखो ये नेक्स्ट है, ये कह रहा है 5वें नंबर पर द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज डैश। बताओ जो खाना पौधे बनाते हैं वो कहाँ पर रखा जाता है। देखो 5वें नंबर पर है, यहाँ पर आपसे पूछा गया खालिस्तान के रूप में पौधों द्वारा जो संश्लेषित खाद्य का जो भंडारण है, ठीक है, वो किस रूप में रखा जाता है। तो देखो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है स्टार्च, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो पौधे अपना भोजन है ना वो स्टार्च के रूप में रखते हैं, ठीक है, किसके रूप में, स्टार्च, हिंदी में बोलते हैं मंड, और कई बार इंग्लिश में, हिंदी में भी इंग्लिश में लिखना पड़ जाता है स्टार्च, ठीक है। पौधे अपना जो भोजन स्टोर करके रखते हैं ना पत्तियों में, स्टार्च। एग्जाम में आता है कि पौधे की पत्ती के अंदर भोजन है, हमें कैसे टेस्ट करेंगे। आप बोलोगे इसे आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है। और अगर ये नीला काला हो गया, नीला नीला काला काला हो गया, तो समझना इसमें पत्ती में भोजन है, ठीक है। ब्लू ब्लैक, क्या हो जाए, ब्लू ब्लैक, ओके, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा हम पढ़े। और अगर आपसे ये मैं पूछूं कि जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रम का नाम क्या है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस। जिन्होंने बोला उनको बोल रहा हूँ, और जिन्हों को याद होगा उसके बाद वो बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको वेरी गुड, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और
अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अब ये मैं सुनो कि सारा इसी में सर ने कवर कर दिया, आपको अच्छे से और भी पढ़ना है। सारे सबसे पहले जो तैयारी करोगे पूरी बुक के फिंगरप्रिंट डायरेक्ट मैचिंग पढ़ लेना, फिर उसके बाद आगे जो चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर करने हैं वो कर लेना, पुरानी वीडियोस वगैरह देख लेना, ठीक है। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है चूने के पानी के साथ फिनोल्फ्थालीन का डैश का रंग दिखाता है। तो यहाँ पे ये ना एक्टिविटीज हैं और ये सारे रिएक्शन है, और ये मैं आपको बुक में दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लग सके। ये कह रहा है फिनोल्फ्थालीन गिव डैश कलर विद लाइम वाटर। देखो आपको ना ये एक पहचान होनी चाहिए कौन एसिड होता है कौन बेस होता है, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा बता दूं, इसको भी बताता हूँ। एक एसिड होता है, एक बेस होता है। देखो ये अम्ल होता है और ये क्षारक होते हैं, है ना। तो अम्ल खट्टे होते हैं और क्षारक जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। तो अगर आपसे लिटमस पेपर का पूछता, क्योंकि यहाँ पर तो फिनोल्फ्थालीन का पूछा, ठीक है, ये लिटमस पेपर है। आपको पता है ये जो लिटमस पेपर है होता क्या है, ये इंडिकेटर होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि कौन सी चीज एसिड है कौन सी बेस है, क्योंकि सारी चीजें हम मुंह में टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते। आप बताओ कोई व्यक्ति अपने मन में मुंह में एसिड डाल लेगा तो उसको तो जीभ ही सड़ गई, खत्म, टाटा बाय बाय, हाँ है ना। तो आपको यहाँ पर फिनोल्फ्थालीन के बारे में दे रखा है, ये देखो ये आपकी बुक में है ना। तो चैप्टर नंबर 4 है, एक मीडियम में अवेलेबल है, दोनों बच्चे अपनी बुक ओपन कर लेंगे। देखो इस टेबल में से हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल आता ही आता है। एक एसिडिक एसिड सिरका, ठीक है, मैं भी इंग्लिश की बुक दिखा देता हूँ। फॉर्मिक एसिड में चीनी चींटी का डंक, ये आपको रटना है। दही में कौन सा होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड। देखो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, कैसे भी पूछ सकता है, ये अच्छे से नोट कर लो। जड़ी बूटियां दे रहा हूँ, जड़ी बूटियां, ठीक है। तो ये देखो कर्ड में लैक्टिक एसिड, स्पिंच में ऑक्सलिक एसिड, ठीक है। लाइम वाटर है, लाइम वाटर देखो ये सारा दे रखा है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ फिनोल्फ्थालीन, पहले थोड़ा सा बता दूं। ये देखो ये एक तो चाइना डोस वाला है, ठीक है, इंडिकेटर है सारे जिससे हमें पता लगेगा कौन एसिड है कौन बेस है, ठीक है। मेरी बात सुन रहे हो, अभी मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ। वैसे तो आंसर सारे यहाँ पर है ही हमारे पास, ठीक है, लेकिन मैं आपको ना थोड़ा जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो सुनो। तो मैं बता रहा था एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, बेस जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, यहाँ तक पता लग गया। फिर हमें कैसे पता चलेगा कौन खट्टा है कौन कड़वा है, तो जिससे हमें पता चलता है उसे इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर गाड़ी में भी लगा होता है, हिंदी में बोलते हैं सूचक, ठीक है, पर वो एसिड बेस नहीं बताता, वो बताता है कि लेफ्ट या राइट जाना है। गाड़ी में जो होता है, यहाँ पर जो सूचक है ना हमें बताएगा कौन खट्टा है कौन कड़वा है। तो इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। एक होता है प्राकृतिक इंडिकेटर, एक होता है संश्लेषित, ठीक है। तो जो नेचुरल होता है ना वो प्रकृति परमात्मा सच्ची भाषा प्रबोधिकर मालिक जो आप कहना चाहते हो उन्होंने बनाया है, सिंथेटिक इंसान ने बनाया। तो नेचुरल में कौन आता है, पहला लिटमस आता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है लिटमस, ठीक है। ये हमें किससे मिलता है, ये हमें जो है ना एक पौधा होता है उससे हमें प्राप्त होता है। ये जो लिटमस होता है लाइकन नामक होता है, ये देखो लाइकन से हमें प्राप्त होता है ये जो लिटमस है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ये देखो ये कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। मतलब जो इससे हमें लिटमस मिलेगा उसकी बात कर रहा हूँ, ये हरे इसकी बात नहीं कर रहा है, जो हमें लिटमस प्राप्त होगा। अब अगर वो लिटमस अगर ब्लू से रेड हो जाए तो वो एसिड है, अगर नीले से लाल हो जाए तो उसे हम एसिड कहते हैं। मतलब भीमराव अम्बेडकर याद रख लो, ठीक है। और दूसरा वाला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक याद कर ले, दूसरा उसका उल्टा है, रवि बना बहादुर। मतलब रेड से बेस हो जाए तो रेड से ब्लू हो जाए तो उसे बेस कहेंगे। एक याद करो, दूसरा उसका उल्टा है। अब एग्जाम में क्वेश्चन है कि एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट करा, कोई चीज नीले से लाल हो गई, तो बताओ वो एसिड था बेस था, एसिड था। कोई लाल से नीला हो गया तो बेस था। दोनों याद करोगे ना तो कंफ्यूज हो सकते हो, एग्जाम में भूल सकते हो, ठीक है। एक याद कर लो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर और कौन कौन से होते हैं, एक हल्दी होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं, टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक हल्दी, ये देखो ये रही हल्दी। तो यहाँ पे हल्दी के बारे में हमें बता रखा है कि अगर जैसे किसी चीज पर जो है ना हमें पता लगाना कि एसिड या बेस है, ये याद रख लो कि अगर किसी चीज में एसिड या बेस है आपको पता लगाना है। अगर उसमें बेस होगा, क्या होगा, बेस, क्या होगा, अगर वो चीज कड़वी है बेस है तो पता है हल्दी कौन से रंग में बदल जाएगी, लाल रंग में बदल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इस बच्चे ने पूछा भी है, देखो ये कह रहा है कि जब मैं हल्दी वाली किसी चीज पर शर्ट पर जब साबुन लगाता तो लाल रंग का क्यों हो जाता है, क्योंकि बेस लगाने से, कड़वी चीज लगाने से लाल हो जाएगा।
और अगर वो खट्टी चीज है तो रंग जो है वैसे ही हो जाएगा जैसा पहला था। समझ में आ गई? बस रंगना बेस होने पर वो लाल हो जाएगा। ऐसे ही गुड़हल का भी आपको याद रखना है। ये देखो और भी ये सारे मतलब मैं लिख लिख के नहीं बता रहा, इसमें बता रहा हूँ। ये गुड़हल देखो याद रख लो, अगर एसिड है तो गहरा गुलाबी होगा, गहरा गुलाबी, और अगर बेस है तो वो हरे रंग का हो जाएगा। बेस में हरे रंग का होगा, याद रखना। देखो अगर गुड़हल है, ठीक है, यहाँ पर ये जो आप गुड़हल देख रहे हो, ठीक है, चाइना रोज बोलते हैं इसको, ठीक है। ये देखो अगर एसिड है तो गहरा गुलाबी, ये देखो गहरा गुलाबी, और अगर बेस है तो हरे रंग का हो जाएगा। बता दोगे आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है, क्योंकि देखो किसी का भी आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। ऐसी अब जो क्वेश्चन था कि जो फिनोल्फथलीन है, मतलब कहने का ये है कि जो इंसान द्वारा बनाया गया, देखो यहाँ पे जो सूचक है ना सिंथेटिक जो इंसान ने बनाया उसमें आता है फिनोल्फथलीन, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पर आपसे पूछा था ये वाला, ठीक है, तो ये इंसान द्वारा बनाया गया है। और अगर आपसे पूछेगा कि अगर लाइम वाटर यानी कि बेस है, यानी ना बेस होने पर ये पिंक कलर का हो जाता है, इस रंग का हो जाता है, पिंक गुलाबी। याद रखोगे फिनोल्फथलीन हिंदी में, ठीक है। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, नाम वही है इसका, ये रहा फिनोल्फथलीन, ठीक है। तो अगर कोई बोलेगा कि इसमें चूने का पानी डाल रहे हैं तो कौन से रंग का होगा? गुलाबी रंग का हो जाएगा। यहाँ आंसर भी आप देख सकते हो, समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये देखो, अगर इसका यहीं कहीं मेंशन किया हुआ था, आप आराम से ये पढ़ लोगे इंडिकेटर वगैरह में तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब एक चीज इसी में से और सुन लो, यहाँ पर एक चीज और आप सुन लो कि अगर एसिड और बेस मिल जाए तो क्या बनता है? सोल्ट प्लस वाटर बन जाता है, ठीक है। अगर अम्ल और क्षारक मिल जाए तो लवण और जल बनता है। तो इसकी इक्वेशन भी आ जाती है एग्जाम में 3 या 4 नंबर में। तो आप इसको, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बताओ? जब एसिड बेस मिलके सॉल्ट वाटर बनते हैं तो इसको बोलते हैं उदासीनीकरण, ठीक है, उदासीनीकरण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? देखो एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहो तो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहो तो, है ना। ये देखो न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है, क्योंकि आप इतना अगर आगे तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब मैं शायद सही वीडियो बना पा रहा हूँ, इसलिए मैंने बहुत लेट आपको बोला है कि आप लाइक कर सकते हो, है ना, ठीक है ना। चलो ये देखो, ये आप फिनोल्फथलीन के बारे में दे रखा ना, ये इंसान द्वारा बनाया हुआ। देखो मतलब कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। और उदासीनीकरण का जो पूरा प्रोसीजर है ना, ये याद कर लेना पूरी क्वेश्चन ये वाली। अब जैसे किसी बच्चे को अभी शॉर्ट टाइम में याद नहीं हो रही ना कि सर इतनी बड़ी है मैं याद नहीं कर पा रहा, तो इसको थोड़ा छोटा कर दो। तो अब इसको ना शॉर्ट में याद करने के लिए आप सीधा ये याद कर लो, HCl प्लस NaOH बराबर NaCl प्लस H2O, बस इतना याद कर लेना, नंबर मिल जाएंगे। अब जिसको पूरा पता है वो लिख दो कि इसका नाम क्या क्या है, ठीक है। और देखो चींटी काटती तो क्या छोड़ती है? फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, ठीक है। मिट्टी में अगर एसिड है तो उसमें बेस डालेंगे, बेस है तो एसिड डालेंगे ताकि मिट्टी का जहर खत्म हो जाए। ऐसे एग्जाम में आता है कि जो फैक्ट्री होती है ना, उसका जो कूड़ा करकट है उसको नदियों में डालने से पहले क्या करना चाहिए बोलोगे? अगर उसे न्यूट्रलाइज करना चाहिए। मेन क्या है? उदासीनीकरण, मेन क्या? न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। अगर बोलोगे उसमें एसिड ज्यादा है फैक्ट्री के केमिकल में तो बेस डाल दो, और बेस ज्यादा है तो एसिड डाल दो, बस इतना से आंसर लिखना होता है। अब बच्चे सोचते कहाँ से पेपर आ गया, कहाँ से आ गया, कोई नया क्वेश्चन बन के आ गया भाई, कहाँ से आ गया भाई? अरे चेंज होके तो आएगा ना भाई, सेम थोड़ी आएगा। बच्चे को ध्यान से देखना है कैसे करना है क्वेश्चन। चलो आगे देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल डैश गुणों में परिवर्तन होता है। आप मुझे बता सकते हो ये 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो आपको पता है इसी में आंसर था, फिजिकल लिखा, फिजिकली आ जाना था, हाँ या ना? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटी, जिसने बोला होगा ना उसको कह रहा हूँ, ठीक है। भौतिक परिवर्तन है तो भौतिक ही आ जाना था, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, आपको जिनको नहीं पता वो सुन लो, जो भी सीख रहे हैं इंटेलिजेंट बन रहे हैं वो भी देखो।
है ना भाई, कोई आगे चला रहा है गाड़ी, कोई पीछे चला रहा है, लेकिन चल तो सबकी गाड़ी रही है और चलनी चाहिए, है ना, सबको अपनी मंजिल पे पहुंचना है। रासायनिक, तो एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। कोई बताएगा बच्चों फिजिकल चेंज केमिकल चेंज क्या होता है? हम, ठीक है, जिसमें वो चीज वापस आ जाती है वो फिजिकल होती है, जिसमें कोई नई चीज बनती है उसमें हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बर्फ का पानी बनना, पानी का बर्फ बनना, ये फिजिकल कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने मान लो लोहे पे जंग लग गया तो क्या है, केमिकल है। मैंने, तुम्हारी उम्र बढ़ गई, जैसे अभी तुम 2 मिनट पहले जितनी उम्र थी उससे ज्यादा 2 मिनट बाद बढ़ गई ना, हर वक्त बढ़ी तो रहे हैं, तो वो केमिकल चेंज ही तो है। पेड़ का बढ़ना क्या है, केमिकल है। पेड़ का कटना क्या है, भौतिक है ना। पेड़ को काट देंगे दोबारा उग जाएगा, समझ में आई? जैसे पेन रखा उठा लिया, क्या है, भौतिक है। समझ में आ गई? तो आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है कि सूखी लकड़ी विद्युत की डैश है। देखो जो यहाँ पे ड्राई जो वुड है ना, तो यहाँ पर बोल रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है। देखो एक गुड कंडक्टर होता है, एक बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। जिसमें से बिजली पास हो जाती है उससे हम चालक कहते हैं, और जिसमें से बिजली पास नहीं होती उससे हम कुचालक कहते हैं, ठीक है। और आपको ये याद रखना कि जो चालक है इसका दूसरा नाम सुचालक भी होता है, ठीक है। इसे कंडक्टर कहते हैं, इससे हम इंसुलेटर कहते हैं। समझ में आ गई, कंडक्टर और इंसुलेटर। और आपसे 2-3 एग्जाम्पल पूछेगा, आयरन बता दोगे, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। इंसुलेटर में लकड़ी बता दोगे, रबड़ बता दोगे, है ना। छाटने को भी आ रहा था, कभी कभी बहुत आसान दे देता है। तो यहाँ पे आपको बस क्या लिखना था, बैड कंडक्टर लिख दो या पूरा कंडक्टर लिख दो या इंसुलेटर लिख दो। देखो ये जो इंसुलेटर है ना, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, पुअर कंडक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है, पुअर कंडक्टर भी लिख सकते हो। आप सुनो मेरी बात, ये कह रहा है आपको ऑटोट्रोप का नाम बताना है। बच्चों पता है आपको ऑटोट्रोप क्या होता है? पता है आपको ऑटोट्रोप क्या होता है? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से। तो ऑटोट्रोप कौन होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई और हरे पौधे हो गए, हाँ है ना। हरे पौधे लिख दोगे ना, ऑटोट्रोप किसे कहते हैं? ऑटोट्रोप मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से, इन्हें बोलते हैं स्वपोषी, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे विषम पोषी किसे कहते हैं? जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, हाँ है ना। जैसे गाय, इंसान, व्यक्ति, ठीक है, उसे हम विषम पोषी बोलेंगे। और स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं 2 पोषक तत्वों के नाम बताओ। बताओ हमारे शरीर को कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए होते हैं। देखो ये ना, अब जैसे यहाँ पे पोषक तत्व पूछा है तो आपसे पूछेगा बैलेंस डाइट के बारे में। तो बच्चों पता है आपको बैलेंस डाइट क्या होती है? बताओ बताओ बैलेंस डाइट क्या होती है? देखो पोषक तत्व का मतलब होता है जो हमारे शरीर को, जो है ना, बहुत सारे चीजें चाहिए होती है जिससे हमारा शरीर बढ़ता है, वृद्धि करता है, शक्ति आती है। तो पोषक तत्व में कौन आएगा? कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, ठीक है, प्रोटीन आ जाएगा, ठीक है, वसा आ जाएगा। अब आपसे थोड़ा घुमा के पूछेगा तो बोलेगा हमारे शरीर किससे बनता है? बोलेगा प्रोटीन से बनता है। ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट वसा देता है। अगर आपसे पूछेगा विटामिन सी किससे मिलता है, तो विटामिन सी जो खट्टी चीजों से मिलता है। और हमारे शरीर को जो हड्डियां मजबूत करते हैं वो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है, ठीक है। और कौन सा मिनरल मिनरल कौन सा खनिज कौन सा चीज होता है जो हमारी बॉडी को बनाता है? आप बोलोगे कैल्शियम होता है ना, ठीक है, कैल्शियम। अब आपसे पूछेगा बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, तो बता दोगे? बैलेंस डाइट का मतलब होता है ऐसा भोजन जिसमें सभी चीजें पाई जाती है, उसे संतुलित आहार कहते हैं। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, सारी चीजें। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ये कह रहा है कि विद्युत साधित्रों में पाए जाने वाले अवयव को परिभाषित कीजिए। बताओ जो विद्युत साधित्र है उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? तो यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं ना, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है। देखो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे आप बता दोगे जो तार होती है ना, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर इन्होंने ये बोला ना, ये क्वेश्चन नंबर जो 10वां है, यहाँ पर एलिमेंट पूछे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के, है ना। तो अब यहाँ पर बच्चे कहेगा सर ये कैसे कौन से लिखने हैं, तो यहाँ पे इन्होंने एक लिख दिया, कोई लिख दिया, है ना। तो आप इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स ये सारे इसमें से ये भी लिख सकते थे, आप इनमें से कोई भी बता सकते थे। आप कोयल का बताना, कोयल का भी बता सकते थे, ये जो कोयल लगी होती है इसके अंदर,
ठीक है, वो भी आप बता सकते हो। और अब इस चैप्टर को हमने खोल लिया है, तो आपको पता है ये जो बल्ब होता है, बल्ब ये जो जलता है, इसमें कौन चीज लगी होती है? इसमें लगा होता है फिलामेंट। क्या लगा होता है? फिलामेंट। और पता है फिलामेंट किसका बना होता है? बताओ ये कौन सी मेटल का बना होता है फिलामेंट? तो देखिए ये टंगस्टन का बना होता है, आपको पता होना चाहिए। और जैसे CFL की फुल फॉर्म पूछ लेगा तो बता दो कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। और LED की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। थोड़ा एक्स्ट्रा जो आप साथ साथ करते चले जाना, ठीक है। ये देखो CFL की सैन प्रदीप्त लैंप, ठीक है। और LED की क्या है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो आप ये अच्छे से बता देना। और ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है पता है आपको? ठीक है, आर्गन और नाइट्रोजन भरी होती है। वैसे थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी कह सकते हैं, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे हम किसी भी बल्ब वगैरह कोई चीज खरीद रहे हैं जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, तो उसमें कौन सा साइन खरीदने से पहले देखना चाहिए? तो ISI आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया भी था कि कोई भी सामान खरीदते समय हमें किस मार्क को देखना चाहिए? ISI मार्क को देखना चाहिए। और ये कह रहा है जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, CFL होते हैं, इनके अंदर मरकरी के वेपर पाए जाते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको सही से डिस्पोज करना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ये जो बल्ब वगैरह होते हैं इनको सही से जो है निपटान क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर हानिकारक गैसेज होती है, ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है किसी के शरीर में जाए, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आगे करें। और ये आप इस व्यक्ति के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इन्होंने क्या किया था, ठीक है। समझ में आ गई? चलो अब आगे देखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है एक विद्युत युक्ति का नाम बताइए जिसमें अव्यय होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10वें का और वाला है। तो आप तो हेयर ड्रायर, हॉट प्लेट, गीजर, आयरन, आप ये बता सकते थे, ठीक है। समझ में आ गई? जिसके अंदर मतलब पाई जाती है, युक्तियां लगाई जाती हैं। पता है ये युक्तियां क्यों लगाई जाती हैं? ये ताकि जैसे कोई बहुत ज्यादा करंट आ जाता है ना, तो उसको वो सहन कर ले और हमें नुकसान ना हो, ठीक है। ये इंग्लिश में भी यहाँ पे देख लो। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक आपको डिवाइस बतानी थी, ठीक है, विच हैज एलिमेंट। तो ये हो गया। और फ्यूज पता नहीं क्या होता है? इसमें जो होता है पिघल जाता है पहले, ताकि अगर जैसे आग लगनी हो तो उसे बचा देगा हमें, ठीक है। फ्यूज होते हैं, ठीक है। देखो ये हैंस क्रिश्चियन और स्टड ये लिखे हैं, ये व्यक्ति बता देता हूं मैं, ठीक है। और ये पहले पर्सन थे जिन्होंने नोटिस किया था कि कंपास किस तरीके से जगह डिफ्लेक्ट हो जाती है। करंट के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है इसके बारे में। और इलेक्ट्रिक करंट, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट, इसका प्रयोग मैग्नेट के लिए भी कर सकते हैं, ये इन्होंने यहाँ पर बताया। और एग्जाम में एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। विद्युत चुंबक, देखो जब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति कार्य करती है ना, तब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है, तो कुंडली का चुंबक तो सामान्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं, ये आप याद कर लेना इसको। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी यहाँ से आता पूरा एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर जो है 11वें नंबर पर है। काफी लगता है कि हमने छोटे क्वेश्चन को ज्यादा बड़ा कर दिया है एक्स्ट्रा करते करते, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, अब इसी के जितने हैं क्वेश्चन वही डिस्कस कर लेते हैं खाली, ठीक है। तो ये कह रहे हैं युक्ति का नाम बताइए जिसमें बैटरी उपयोग की जाती है। बताओ बैटरी किस में यूज की जाती है, बैटरी क्या होती है पूछा है, ठीक है। अब आप बताओ किस किस में हम बैटरी का यूज करते हैं और बैटरी किसे कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो आप बता दोगे कि भाई बैटरी जो है हम बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे खिलौने में यूज होती है, मोबाइल फोन में यूज होती है बैटरी, ठीक है, रिमोट में यूज होती है। अब अचानक एकदम पेपर में आया, याद नहीं हो पाता, ध्यान नहीं रह पाता। बैटरी किसे कहते हैं? बोलोगे जब दो या दो से ज्यादा सेल लगा दी जाते हैं ना, उसे जोड़ देते हैं, उसे बैटरी कहते हैं, ठीक है। अब फटाफट अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी करेंगे। अब ये कह रहा है कि विच टाइप ऑफ द स्फेरिकल मिरर कैन फॉर्म और रियल इमेज, आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार का जो मिरर होता है वो रियल इमेज बनाएगा। देखो यहाँ पर मैंने आपको ये जो समझाए थे ना, ये जो बताए थे आपको इसके बारे में, देखिए आपसे पूछा ना कि इनमें से किसमें रियल इमेज बनेगी, तो जो कॉनकेव होता है ना, इसमें रियल इमेज बनती है, इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, इसमें वास्तविक बनती है, इसमें आभासी बनती है। तो आप ये दोनों याद रख लेना,
इसमें वास्तविक बनती है, ठीक है। और देखो उसी में से और क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसमें कौन सी इमेज बनेगी, रियल, इसमें कौन सी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो देखो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, देख रहे हो। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। ये कह रही ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला। ये कह रहा था इनर सर्फेस ऑफ स्टील स्पून इज सिमिलर टू विच मिरर। देखो ये कह रहा है जो वो होता है ना चम्मच, चम्मच का एक अंदर का हिस्सा होता है और चम्मच का एक बाहर का हिस्सा होता है। तो कह रहे जो चम्मच का अंदर का हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, चम्मच के बाहर के हिस्से को क्या बोलते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये जो चम्मच होता है, जैसे हमने चम्मच ले लिया, तो चम्मच के जो अंदर का हिस्सा होता है ना, इसको बोला जाता है, इसे बोला जाता है कॉनकेव, मतलब अवतल बोलते हैं। इसमें उल्टा दिखाई देगा आपको, ये देखो बुक में देखो, ये लिखा ना अंदर का, उल्टा दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखो ये आपको सीधा दिखाई दे रहा है, तो ये होता है उत्तल। तो चम्मच के बाहर का जो हिस्सा होता है वो उत्तल होता है, यानी कि कॉन्वेक्स, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये मैंने बता दिया है। अच्छा बच्चे ये लिखा भी हुआ है इसके बारे में, तो ये भी आप देख सकते हैं। जो मैंने आपको बता दिया वही काफी है, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने काट के दिखा दिया। ये देखो ये बाहर का जो हिस्सा है वो कॉन्वेक्स है, अंदर का हिस्सा जो कॉनकेव है, ये याद रखना। बाहर का जो हिस्सा, अब आप दोनों याद करोगे तो भूल जाओगे, बस बाहर का याद रख लो कि उत्तल है, अंदर वाला अवतल है। तो आप याद रखो कि दोनों याद रखने से कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। मैंने वास्तविक आभासी दोनों के बारे में बता दिया। इसको पर्दे पर दिखा सकते हैं, इसको पर्दे पर नहीं दिखा सकते। रियल वाले को हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, वर्चुअल वाले को हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। समझ में आ गई मेरी बात। और ये आप ये लेंस होते हैं, बताइए कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है और ये कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। आपको एक बात बताऊं, पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता। जैसे ये देखो ये बाहर रंग है ना, ये कौन सा है, ये अवतल है। जिसके बाहर रंग होता है कॉनकेव है, और इसके भी बाहर रंग है तो ये भी कॉनकेव है। जब इन दोनों को जोड़ते हैं ना तो ये बन जाता है कॉन्वेक्स, यानी कि कॉनकेव अवतल से ना, अवतल से उत्तल लेंस बन जाता है। पहले हिंदी में बता दो, जो अवतल है मतलब जो कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर से, देखो कॉनकेव मिरर से कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और बाकी दूसरे वाला में जो है ना अंदर की तरफ रंग होता है, तो इनको जब जोड़ देंगे ना तो वो कॉनकेव बन जाएगा। तो यानी कि कॉन्वेक्स से, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, ये याद रखना, उससे कॉनकेव लेंस बन जाता है। तो अगर आपको एक याद है दूसरा आप कर लो, बाद में ये रंग हटा दो तो बन गया वो। क्लियर हो गया। तो ये आपको पता लग गया। और देखो अब दोनों में, अब देखो इसमें ये इधर अंदर की तरफ जा रहा है और ये लाइट फैल रही है, तो कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। ये याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग। एग्जाम में बच्चों को पता ही नहीं तो कन्वर्जिंग किसे कहते हैं, ठीक है। सुन रहे हो, एग्जाम में तो कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाइट बैंड हो रही है, जबकि कॉनकेव जो लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है, उसमें लाइट फैल जाती है। तो अगर आपसे पूछेगा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग तो बता दोगे ना, ठीक है। वैसे मैंने कहा था कि सिर्फ सैम्पल पेपर, मतलब जो पिछले का पेपर है वही डिस्कस करूंगा, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको ये लिखा, देखो हिंदी वाले समझ लो, उत्तल लेंस को अभिसरित कहते हैं क्योंकि प्रकाश अंदर की तरफ मुड़ जाता है। ये अभिसरित होता है, ये होता है, क्या होता है, अपसरित होता है। ये अभी है, अभी याद रख लो बस, अभी। तो ये अपने आप याद रहेगा अपसरित। समझ में आ गया ना बच्चों, ठीक है। अब आगे आ जाओ, देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिम्बायोसिस क्या होता है। देखो जब ना दो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं ना, तो उसे सिम्बायोसिस कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी में इसे पता क्या बोला जाता है, हिंदी में इसे बोला जाता है सहजीवी संबंध, ठीक है। तो इसमें आप पता कौन सा एग्जाम्पल दोगे, ये देखो सहजीवी का ये एग्जाम्पल दे देना आप। ये देखो सहजीवी संबंध देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें यहाँ देखो ये कैसे बनाया है इन्होंने, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो जने भागीदार होते हैं। लाइकेन एग्जाम्पल है इसका, इसमें एक शैवाल होता है दूसरा कवक, ये दोनों एक दूसरे को अपनी सामग्री देते हैं। जैसे इसके पास जो एक्स्ट्रा वो उसको दे देता है, उसके जो एक्स्ट्रा उसको देता है, दोनों एक दूसरे को जिंदा रखते हैं, तो इसे लाइकेन कहते हैं। और इसका ये सहजीवी संबंध कहलाता है। अगर एग्जाम में लाइकेन बोला तो इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसी इंग्लिश में आप यहाँ पर बता दोगे
ये सिम्बायोसिस के बारे में, ठीक है। इसका एग्जांपल ये लाइकन हो गया। लाइकन के अंदर पूछेगा दो जीव कौन आते हैं, तो आप बोलोगे एक आता है एल्गा, ठीक है। ये देखो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट में, इसमें एल्गा में क्लोरोफिल होता है, और दूसरा होता है फंगस। तो ये इस देखो दोनों एक दूसरे को क्या क्या चीजें दे रहे हैं। फंगस जो हो रहा है वो घर दे रहा है, पानी दे रहा है, मिनरल दे रहा है, और बदले में एल्गा जो है उसको फूड वगैरह दे रहा है। आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। ये बाकी मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि कई बार इसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे दिया जाता है। और ये राइजोबियम पता है क्या होते हैं? देखो कुछ पौधे ऐसे देखो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते पौधे। तो राइजोबियम नाम के जो पौधे होते हैं, राइजोबियम पौधे नहीं होते, पौधों के जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम, ठीक है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट से बदल देते हैं। तो ये मटर में जो फलीदार पौधे होते हैं वहां पाए जाते हैं, मटर, चना, मूंग, ये राइजोबियम इन फलीदार पौधों में पाया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में काफी बार आया हुआ है राइजोबियम के रिगार्डिंग, ठीक है। तो राइजोबियम जो है कहाँ पाए जाते हैं? फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आप बुक में याद रखना राइजोबियम के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है राइजोबियम, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ग्राम, पीस, मूंग, बीन, ठीक है, लिगुमिनस प्लांट होते हैं, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं। नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन को पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते, ठीक है। अब सुनो, थोड़ा थोड़ा जो चैप्टर आएगा ना, मैं थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता दूंगा, ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। फिर ये कह रहा है आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रिया संपादित होती है। तो यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है, देखो ये जो ईसोफेगस है ना, तो उसी के रिगार्डिंग है यहाँ पर। और आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछ रहा है आपको, अच्छा ऊपर है अभी। तो ये कह रहा है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन, डाइजेस्टिव कैनाल के रिगार्डिंग पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर इसके आंसर बताना है। देखो ये आपकी बुक का ही है, ये जो डाइजेशन करने का काम करे स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये जो चैप्टर सेकंड है ना, तो चैप्टर सेकंड में आपकी बुक में जो ये क्वेश्चन है, देखो ये बुक से मैंने तभी कहा ना ये कर लो, क्योंकि देखो ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये अलग अलग क्या काम करते हैं। तो इस चैप्टर के तो सारे एक बार पढ़ लेना, ये मैचिंग भी कर लेना, ठीक है। तो ये अब देख लो, जो एब्जॉर्प्शन डाइजेशन कौन करता है? छोटी आंत करती है। और जो चबाने का काम करता है हमारे तीत लिख दो या बकल कैविटी जो भी है ना। अब सुनो, ये आंसर यहाँ तीत लिखा था इन्होंने। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये आया कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के कोई 4 पार्ट के नाम बताने। देखो ये पिक्चर है, ये अच्छे से कर लो, क्योंकि इसी के सारे नाम आप बता दोगे। ये देखो लिखा ना डाइजेस्टिव सिस्टम, लिखा है नहीं लिखा? तो ये सारे नाम शुरू से लेकर एंड तक सारे पता होने चाहिए, कई बार लाइन से लगाने को भी आ जाते हैं, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। ये पाचन तंत्र है पूरा, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ ना इन्होंने सारे बता दिए हैं, तो मैंने आपको बुक में दिखा दिए, ये देखो सारे हैं, ठीक है। और हिंदी मीडियम में भी दिखा दिए, कोई बच्चे ये ना कहे सर आपने हिंदी में नहीं दिखाया। मैं कोशिश कर रहा हूँ दोनों लैंग्वेज में दिखा दूँ, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर, तो आपको इसके आसपास की चीजें करनी है। जैसे अगर आपसे पूछेगा 4 प्रकार के दांत कौन से होते हैं, पता है आपको? 4 प्रकार के दांत कौन से होते हैं? इंसाइजर होता है, कैनाइन होता है, मोलर और प्रीमोलर होता है। अब बच्चे के सर मुझे तो पता था भाई 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। ये रहा चौड़नक, अग्रचौड़नक, ठीक है, रदनक और कृंतक। आपको इनकी यूज भी पता होना चाहिए, ये कि किससे सेब काटने के काम आता है, कौन सा चीरने फाड़ने के काम आता है। कमेंट बॉक्स में लिख देना बच्चों को ही, ठीक है। सेब किससे काटते हैं, ठीक है, और रोटी किससे चबाते हैं, ठीक है। ये मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आंसर। और अगर आपसे पूछेगा हमारे जो जीव है उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, तो पहले कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। सही पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे काम नहीं सही से बता पाते। और ये अच्छे से देख लेना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि कौन सा शब्द पहले होता है फिर कौन सा होता है। भले कहीं से भी सर्च करके करो, ठीक है, बुक से तो कर लोगे तो और मजा आ जाएगा, मतलब पढ़ रहे अच्छे से, ठीक है। और हमारे मुंह जो पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है। और मुंह में हमारे क्या होता है? लाला रस होता है, जो मंड को शर्करा में बदलता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ये द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, ये हमारे मुंह में ही होता है, ठीक है। सलाइवा होता है हमारे मुंह में, थूक होती है ना, तो सलाइवा होता है, ठीक है। स्टार्च को शुगर में बदल देता है, मुंह से ही डाइजेशन का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। 4 प्रकार के टेस्ट आपको पता होने चाहिए अच्छे से, और ये वाला, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो ये क्वेश्चन में आपको करवा दिया एसिड और बेस में क्या डिफरेंट है, बताओ। अम्ल और क्षारक में क्या अंतर होता है?
ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है, आप बता दो कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल का एग्जाम्पल दे दो कि खट्टी चीज का आप नींबू दे सकते हो, क्षारक का आप साबुन दे सकते हो, बस हो गए। और बताना तो आप बता दो, मैंने आपको एक टेबल कही थी याद करने के लिए, ठीक है, तो आप वो वाली टेबल भी याद कर सकते हो, टेबल का एग्जाम्पल दे सकते हो। ये लिखा है किन्हीं दो अम्लों क्षारकों के नाम बताओ, देख लो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। आंसर तो यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है, लेकिन ये एक ही मीडियम में है ना, तो मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये टेबल पूरी रट लो अच्छे से, ये वाली, ठीक है। साबुन में का नाम क्या है, केमिकल नेम, ये केमिकल नेम होते हैं, ठीक है, ये इंग्लिश में, ठीक है। अगर आपसे पूछूं कि स्पंज में कौन सा एसिड है, बोलोगे ऑक्सलिक, दही में कौन सा लैक्टिक, ठीक है, और विनेगर में कौन सा एसिडिक। इतने सारे होते हैं ना, कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज्यादा, तो एक एक करके याद करो ना, कॉपी या बोर्ड पे लिख लो, कहीं पर सामने लिख दो, ताकि बार बार दिखता रहे, याद हो जाए, दीवार पर लिख दो। चलो गंदी मत करना, मम्मी मारेगी। ऐसे से लिख लेना, हाँ वो भी मार सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, डांट सकते हैं, मारेंगे नहीं। चलो आगे सुनो, अब नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक डिवाइस का नाम बताओ विच यूजेस ए बैटरी, बताओ। अरे ये तो हमने कर लिया ना, ये तो हमने कर लिए, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी हमने सारे कर लिए, ये भी हमने बता दी, दो एसिड बेस दिखा दिए मैंने आपको, दिखा दिया ना, सारे दिखा दिए ना। उसके बाद देखो यहाँ पर ये नेक्स्ट कितना आसान है, ये कह रहा है आपको चिन्ह दिखाना है स्विच ऑफ का, बल्ब का, तो ये तो मैंने आपको पूरे दिखा दिए थे सारे एक साथ, ये पर दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बुक में देख लो, ये सारे स्विच, ये सिंबल याद कर लो, किसका क्या सिंबल है, किसका क्या सिंबल है, किसका क्या सिंबल है, किसका क्या क्या सिंबल है, ठीक है, ठीक है ना। और देखो जब दो सेल या दो से ज्यादा लगे तो बैटरी कहेंगे उसे। और एग्जाम में आता है इनको कैसे लगाया जाता है, क्या प्लस प्लस लगा सकते हैं, एक प्लस है तो दूसरा माइनस लग रहा है, हाँ या ना? अब देखो ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन ये इन्होंने लिख दिया है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट बच्चों के लिए है, ये कह रहा है उपयोग में नहीं होने पर हम प्लग पिन छेद को सेलोटेप या प्लास्टिक के ढक्कन से क्यों ढकते हैं, ठीक है। भाई अगर नहीं ढकेंगे तो उससे क्या वो नुकसान हो सकता है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। और छठे नंबर पे कह रहा है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को परिभाषित कीजिए। देखो ये इंग्लिश में है, आपको दिखाता हूँ। देखो जब इलेक्ट्रिक करंट है ना, अगर हम किसी चीज पर छोड़ेंगे बाद अगर रेसिस्टेंस होगा ना, प्रतिरोध होगा, तो वही हीटर बन जाएगा, तो गर्म करने लग जाएगा चीज को। तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग हमें बताना था, ठीक है। तो इसमें हमें आंसर यहाँ बताता हूँ, ये इफेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपने हीटर वाला देखा ना, तो यहाँ पर इसी को बताना था, ये रहा, ये एग्जाम में आ रहा था विद्युत तापीय प्रभाव का, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है, बता देना पूरा, ठीक है। अब थोड़ा सा अब हम और स्पीड से चलेंगे, तो ये कह रहा है कि आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में आपको डिफरेंस बताना है। तो ये देखो अवतल उत्तल लेंस मैंने आपको चित्र दिखाया था अभी, ठीक है। बताओ कौन सा कन्वर्जिंग है कौन सा डाइवर्जिंग है, ठीक है, एक ये हो जाएगा डिफरेंट। दूसरा आप बता दोगे उसकी पिक्चर, तो आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आंसर यहाँ पर सोल्व है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो मोटा होता है बीच में से, किनारों से पतला होता है, जबकि कॉनकेव लेंस जो होता है वो थिनर होता है, ठीक है, इन द मिडल, बीच से पतला होता है, साइडों से मोटा होता है। ये देखो ये रहा, अवतल उत्तल का अगर पिक्चर बना के आ जाओगे ना, ठीक है, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देखो इधर, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पारदर्शी होते हैं, इसमें सारा मैं ना बच्चों को कहता हूँ बुक से अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दर्पण था, और ये हमारा लेंस का है, तो लेंस में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि इसका आंसर जो है कहाँ लिखा हुआ है। देखो ये लिखा देखो, वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। ये बीच से मोटा होता है, किनारों में पतला होता है, और जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। तो ये अच्छे से कर लो, एक याद करो दूसरा उसको उल्टा लिख देना, अगर दोनों याद करोगे तो फिर भूल जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो ये लिखा है यहाँ पर, दोज which feel in thinner in the middle than at the edge are concave lenses, ठीक है। और those lenses which feel thicker in the middle, जो thicker है मिडल से, than इस एज के मुकाबले, ठीक है, मतलब किनारे से पतले होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस टाइप। समझ में आ गई। तो ये आप
देख रहे हो, और ये आपको आंसर बताना था, और आप पिक्चर बना दो, ठीक है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्या है बता दो, ठीक है। बताया था ना मैंने कि जो यहाँ पर एक याद कर लो, जो उत्तल अंश होते हैं वो अभिसरित होते हैं, जो अवतल होते हैं अपसरित होते हैं, ठीक है। जो कॉन्वेक्स होते हैं वो कन्वर्जिंग होते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, ठीक है, ठीक है। उसका वो दूसरा उल्टा डाइवर्जिंग हो जाएगा। देखिए अब मैं आपको सिर्फ इतना ही, जितना मैंने समझा दिया वीडियो में इतना काफी रहेगा, आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे तैयारी करनी है। अब बाकी सारे क्वेश्चन आप पढ़ के देखो, और देखो कि आप इनके आंसर्स कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे देख लें पूरा पेपर, ठीक है। ये पुराने साल का पेपर है तो प्रैक्टिस के लिए इसे लेना, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैंने काफी कोशिश की आपको अच्छे समझाने की, और मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। और जो जो मैंने अभी आपसे पहले डिस्कस किया इसमें बहुत सी चीजें कवर होंगी। इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं? 7 रंग होते हैं, आपको पता होगा, विबग्योर बोलते हैं, ठीक है। और भौतिक रासायनिक आपको छांटना है, भौतिक जो वापस आ जाता है, रासायनिक जो कभी वापस नहीं आता। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने ऊपर आपसे काफी एक्स्ट्रा डिस्कस कर दिया। फिर देखो कैसे क्वेश्चन है ये, इन्हें से ढूंढ के करने हैं, फिर ये इंग्लिश में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो ये पहले पेपर दिखा रहा हूँ, बाकी का फिर आंसर दिखा दूंगा। देखो दूरी का मात्रक आ गया ना, मीटर। चाल का मात्रक क्या है? फॉर्मूला पूछा है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, ठीक है। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं, ठीक है। ये देखो सारी चीजें रिपीटेड में आएंगी, आप आराम से कर लोगे। विटामिन ए किससे मिलता है, बी किससे मिलता है, ठीक है। मैंने काफी चैप्टर्स कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी हो सकता है बहुत सी कमी रह गई हो, आप खुद पढ़ के कर लेना। और बाकी पूरा पेपर ये आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहले होता था 7वीं में, आगे तो 6ठी वाली पैसेज आती थी। अब ये पैसेज आपकी आपकी बुक से ही आएंगे, 7वीं वाली आएंगी, लेकिन आपको चैप्टर्स अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये थोड़ा सा रूल चेंज हुआ था, फिर भी देख लो, आप इसको कर लो, करना है तो, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे इसको ज्यादा डिस्कस कर नहीं रहा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा पेपर दिखा दिया। अब इसके आंसर्स जो एक ही मीडियम में अवेलेबल है, तो बच्चे आराम से इसके आंसर देख ले एक ही मीडियम में। बाकी जो मेन था समझा दी, मैचिंग है, आप देख सकते हैं सारी। थोड़ा आपको वीडियो हो सकता है आगे पीछे करनी पड़ जाए, ठीक है। इसलिए मैंने पहले पेपर दिखा दिया कि कंफ्यूजन ना रहे। कलर आपको मैंने याद करने का तरीका बता दिया। विबग्योर होता है, इंद्रधनुष, 7 रंग होते हैं। 7 रंग, व्हाइट लाइट जो होती है ना, व्हाइट लाइट, उसमें 7 रंग होते हैं। 7 रंगों को मिलाओगे तो एक रंग बन जाएगा व्हाइट। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, बाकी ये सारा, ये हो सकता है कुछ गलत छप गया हो, ये सारे जो है ना, वो 6ठी में जो थे ना चैप्टर वो है। तो ये आप पैसेज नहीं भी पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आपकी 7वीं वाली आएंगी। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।